ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। फर्स्ट क्लास आपका आज का दिन का, कई लोग का होगा, कई लोग का घर से करके आ रहे होंगे कोई ना कोई क्लास। तो एक और बार गुड मॉर्निंग एवरीबडी। चलो, कई बार आप सुबह सुबह सिर्फ हमको ही पहले देखोगे हमेशा, अगर आपका सुबह सुबह कॉलेज है तो। अदरवाइज ट्राई कीजिए सुबह एक क्लास ज़रूर देखना स्टार्ट कर दो अब से, कारण आपका ये जो रूटीन है वो बेटर रहेगा अगर आप सुबह से एक क्लास करके आ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ाई की थी एक बार क्यूमुलेटिवली सुन लेते हैं। अभी तक हमने 2 क्लास किया है कॉस्ट शीट का, जिसमें मिला के बात करें तो कल लास्ट क्लास में ही यानी कल के क्लास में ही हमने कुछ कंटेंट टाइप सुना, क्योंकि बाकी चीज़ तो बेसिक्स में सुन रखा था। क्या सर? सबसे पहले इस फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में हमने सबसे पहला एलिमेंट विच वॉज क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसको निकालना सीखा। एक बार फॉर्मेट दोहरा रहा हूँ, ध्यान करना, बोल पा रहे हो कि नहीं मेरे साथ साथ, और आंख के आगे एक स्क्रीन जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है कम से कम कॉपी में खोल के रखो चीटिंग करने के लिए, कि हल्का सा ऐसे नीचे देख लेंगे जब ये बोलेगा, ठीक है ना। कॉपी में खोल के रखो, इस कारण से कम दिखता तो रहेगा क्या था, ठीक है ना। तो फॉर्मेट, जितने लोग भी वो फर्स्ट क्लास नहीं किए थे देख लिए घर जाके। फर्स्ट क्लास कंप्लीट नहीं, कल 5 जन हाथ ऊपर किए थे कि फर्स्ट क्लास मिस्ड है। क्या आप देख लिया आपने? यहाँ पे दीदी पहले का क्लास हुआ हुआ है आपका? हो गया, वेरी गुड। और आज नया घुसा था, पहले का क्लास हुआ हुआ है गुरु? हाँ हो गया। और कहाँ गया? तुम कल तो नहीं आया था लास्ट डे। हाँ ठीक है, तेरा हो गया? वाह यार, सब एकदम अप टू डेट। तुम लोग ज़्यादा सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके क्या? इतना सीरियस थोड़ी हम सोचे थे तुम लोग के लिए। चलिए बढ़िया बात है, सीरियस हो तो बहुत खूब। ऑनलाइन लाइव सुनाई दिखाई दे रहा है? हेलो हाय, जल्दी से बताएंगे। दीपक, शिवम, साकेत, ऐश्वर्या, जया, बाप रे बाप, अदिति, सुदीप। अबे यार ये सब इतना भारी भारी नाम रखेगा तो डर लगता है हमको। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं बोल रहा था एक बार फॉर्मेट दोहरा लेते हैं। सबसे पहला आइटम था रॉ मटेरियल कंज्यूम। कैसे आता है सर वो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके ऊपर खूब चर्चा की थी हमने लास्ट क्लास, कुछ आधा घंटा हमने इसको इन्वेस्टमेंट दिया था। क्या इन्वेस्टमेंट दिया था सुनना। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद वो जो परचेजेज आता है वो परचेज वैल्यू के साथ साथ हम उसका कॉस्ट रिलेटेड टू इट में इंश्योरेंस कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, ये सब कुछ खर्चे और ऐड करते हैं। इसके अलावा माइनस क्या क्या हुआ था ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट और बल्क डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता। अच्छा सर, टोल टैक्सेस ये सब ये आएगा, बट कोई अब नॉर्मल कॉस्ट है लाइक पेनल्टी और डीमरेज चार्जेस ये सब आएगा नहीं। फिर मैंने आपको बताया था सर अगर कुछ परचेज रिटर्न या सेल ऑफ रॉ मटेरियल है तो वो लेस हो जाएगा, और हम एंड अप हुए थे क्या निकालने में, नेट परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एडजस्ट किया तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम किसके लिए लगता है? वेरी गुड, कंप्लीटेड यूनिट्स एज वेल एज इनकम्प्लीटेड यूनिट्स, दोनों के लिए लगता है। फिर कौन सा खर्चा लगता है? डायरेक्ट लेबर, ये भी दोनों के लिए लगता है सर। और इसमें आते हैं जो उनको बेसिक पे मिल रहा है वो तो है ही, साथ ही साथ अदर अलाउंसेस जो और कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चर्चा डिटेल में चैप्टर वाइज होगी इनकी। क्या डन है? नेक्स्ट हमने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंस। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहे थे, ध्यान है क्या सबको? सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंस क्या था बताइए? रॉयल्टी या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसा चीज। याद है क्या क्या था सर? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी कॉस्ट एक्सेट्रा। फिर हमने क्या बताया था आपको सर? नेक्स्ट आइटम कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स और ब्लूप्रिंट्स। ये सब बनता है उस प्रोडक्शन प्रोसेस को सिंक में लाने के लिए कि काम कैसे होगा। एक बहुत साधारण एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मालूम है डोमिनोज, सभी सुने होंगे। डोमिनोज में आप जब भी कोई स्टोर में जाओगे आप देखते हो वहां ओपनली सारे काम दिख रहे हैं आपको कि कोई पिज्जा कैसे बन रहा है, दिखता है कि नहीं, है ना? कभी देखे हो? एक सिस्टम है। अगर आप यहाँ पे कैश काउंटर देखोगे तो उनका बड़ा बखूबी रूप में कैसे सिस्टम बनाया हुआ है देखना। यहाँ पे टीवी पे लगा हुआ है कि कौन सा ऑर्डर आज कनेक्ट हुआ, कौन सा ऑर्डर आज कनेक्ट हुआ। अभी यहाँ जैसे टीवी में आ जाता है ऑर्डर रिसीव्ड क्रोनोलॉजिकली, ये वाला आदमी सबसे पहले वो डो को रेडी करता है और यहाँ से डो पास कर देता है इधर, जहाँ पे उसमें वो जो चीज़ और सॉसेज वो सब लगता है, टॉपिंग्स लगता है। यहाँ पे जैसी टॉपिंग्स और चीज़ लगता है आप देखोगे यहाँ पे एक अवन रहता है। जनरली नोटिस कियो
यहाँ पे एक ओवन रहता है, किसके पीछे पता है? कैश काउंटर के पीछे, जहाँ पे पिज्ज़ा ऐसे यहाँ से पास होता है। अब यहाँ पे वो पिज्ज़ा हीट होता है, जितना देर उसको हीट होना होता है, और वो इस तरफ से निकल जाता है। इस पिज़्ज़ा को तुरंत इस तरफ एक आदमी रहता है, जिसके पास में क्या रहता है मालूम? सारे पैकिंग बॉक्सेस। इस पैकिंग बॉक्सेस में पैक करता है, और अगर ये आउट फॉर डिलीवरी है, यानी अगर वो घर पे मंगाए हैं, तो यहाँ से एक गेट होता है, जहाँ से वो लोग क्या करता है मालूम? अपने डिलीवरी बॉय को पास कर देता है। और अगर वो खाने वाला होता है, तो लोग यहाँ बैठे होते हैं, तो यहाँ से एक गेट होता है, जहाँ से आदमी निकल के हमें बोलता है योर ऑर्डर नंबर इतना इज रेडी, बोलता है कि नहीं। अब ये जो सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पे डॉग रख रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे वेजीज रखूँ और सॉसेज रखूँ, फिर यहाँ पे अवन रखूँ, यहीं पे डिलीवरी का गेट रखूँ, क्या सही होगा ये प्रोसेस? क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? काम तो वही है, जगह तो उतना ही यूटिलाइज की है, तुमको दिक्कत क्या है? मिस कैरेजेस होंगे सर, और कितना टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से पहले यहाँ लेके जाएंगे, फिर यहाँ से वापस यहाँ, और फिर यहाँ। इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है क्या हो, मारा पीटी, 2 आदमी यहाँ से निकल रहा है, तुम हट पहले मेरा काम है। बट अगर ये स्मूथ लाइन रहे तो क्या कितना स्मूथली काम ऑपरेट होगा बड़े बड़े केसेस में। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट, कि मैंने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस का क्या बनाया है, एक नक्शा, कि ये कैसे 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 आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ पिज्जा का शेप भी, कि ये इस तरीके, अभी देखे होंगे वैलेंटाइन में एक हार्ट शेप पिज्जा आया था, अरे जबरदस्त, सबको याद है? बहुत मंगाए। हाँ, कौन बोला? हाँ, कहाँ? हाँ, तो वो जो ये जो पिज्ज़ा हार्ट शेप का आया, क्या ये कुछ स्पेशल आया था एक बार बीच में? क्यों आया सर? ये भी क्या एक डिज़ाइन है कि नहीं, जो लोगों ने बोला यार अगर ये करते हैं तो हो सकता है क्या हो, बताइए, हमारा सेल ज़्यादा हो। अब वो हो सकता है उस चक्कर में कितना मैदा बचा रहा होगा या कितना मैदा लगा रहा होगा, अपने को नहीं मालूम, बट वो पर्टिकुलर चीज़ भी क्या हुआ, एक ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है सबको? तो ये तरीके से मैंने आपको बताया था सेकंड वाला एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या था, याद है? बोलिए। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, क्योंकि जॉब वर्कर्स मेरे पेरोल में नहीं है, तो मैं उनको कहाँ नहीं डाल सकता, लेबर में, बट है तो डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही बना रहे हैं मेरा, तो इसलिए उनको कहाँ लेते हैं हम, बताइए, बोलिए, डायरेक्ट एक्सपेंस में। फिर क्या था बताइए नेक्स्ट एलिमेंट सर? हायर चार्जेस ऑफ प्लांट। इसको लेके कई चर्चा हुई थी लोगों को कि सर हायर चार्जेस ऑफ प्लांट मतलब सर मशीन अगर हम किस पे लेके रखे हैं, बताइए, भाड़े पे, जो प्रोडक्शन पे काम आ रहा है तो लीज पे लेके रखे हैं, तो दैट चार्जेस शुड कम अंडर व्हाट, बताइए, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर वो स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, अगर जनरल इक्विपमेंट है, जैसे एक साधारण एग्जाम्पल बोलता हूँ, एक फैक्ट्री में एक जगह मशीन बन रहा है एक पर्टिकुलर मशीन से, बट कुछ मशीनें हैं जो आदमी लोग को आने जाने में हेल्प कर रहा है। और बताता हूँ, से फॉर एग्जांपल लेबर घुस रहा है तो उसका थंब प्रिंट लेने के लिए भी तो कुछ मशीन होता है, और कुछ आईडी कार्ड टच करते होंगे, जैसे मेट्रो में आप देखते हो वो जो मशीन है जिसके थ्रू अपने एक एक करके घुसते हैं, पास होते हैं, देखे हो क्या? ओए गरीब हो ना सब, यहाँ कोई अमीरी वाला नहीं है गाड़ी में आता वाला, अपने मेट्रो वाले हैं ना सब। मेट्रो में जब आते हैं तो क्या वो जो वहाँ से घुसते हैं गेट को ऐसे धक्का मार के, तो धक्का मार के जब घुसते हैं तो वो जो मशीन है क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है क्या सर? नहीं, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, जिस पे काम हो रहा है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। बट अदर मशीनें भी तो होती होंगी फैक्ट्री में जो हेल्प आता होगा क्या करने में, बताओ, बोलो ना। तो मैं जो हायर चार्जेस का बात कर रहा हूँ वो कौन से प्लांट का बात कर रहा हूँ? जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। बोलो, डन है सबको इतना सा बात? अगला आइटम बताइए क्या बताया था सर आपको बताया था पावर एंड फ्यूल। याद है आपको? पावर एंड फ्यूल जो किसको चलाने में मदद कर रहे हैं सर? बड़े बड़े मशीनों को, जिससे हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन। बट मैंने बोला कई डिबेट है और बच्चे डिबेट कर भी रहे थे कि सर ये सब तो नीचे भी ले सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। मैं तो बोला कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो इसको कहाँ लेते हैं, बताइए, डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह कहाँ, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन सच, क्योंकि ये कौन सा रिकॉर्ड है? वेरी गुड। तो आप ज्यादा भावुक मत होइए, क्योंकि ये मेरे को खुद को ही देखना है अगली बार, ये पब्लिक को नहीं दिखाना। और इससे हम कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं किसी को। हम हाईएस्ट टू हाईएस्ट एक एडजस्टमेंट ऊपर की जगह कहाँ लिए, एक स्टेप नीचे। इससे ना तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बदलना है, ना मेरा फैक्ट्री कॉस्ट बदलना है, ना मेरा सीओजीएस बदलना है, ना मेरा सीओएस बदलना है। हाईएस्ट टू हाईएस्ट प्राइम कॉस्ट की जगह वो हम कहाँ लिख सकते हैं, बताइए, बोलिए ना, फैक्ट्री ओवरहेड। तो सर वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, वो तो कौन डिसाइड करेगा? वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वो पर्टिकुलर कंपनी जो काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर कंपनी का मैनेजर
तो हमें क्या मतलब, हमें अभी एग्जाम के लिए क्या करना है वो बताइए। एग्जाम के लिए हम कौन सा स्कूल ऑफ थॉट मान रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा बताइए, डायरेक्ट एक्सप्रेस में। क्या दिक्कत है, क्या स्कूल ऑफ थॉट समझ में आता है? मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राय है। अब कोई राय बोलेगा वहाँ लिखो, कोई बोलेगा यहाँ लिखो, गलत दोनों नहीं है, बट हमें तो एक प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, तो ये करके हम नीचे लिख के आ जाते। तो आईसीआई ये करवाता है। क्या डन है सबको इतना बात? अब इस सारे बात में लोगों को एक दुविधा हुआ, तब सर वो जो डिप्रिसिएशन लग रहा है प्लांट का, वो क्यों नहीं आप ऊपर लिए जब अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ आप मोल्ड्स एंड पैटर्न्स ले रहे हो? देखो, मोल्ड्स एंड पैटर्न्स आर डायरेक्टली अप्लाइड ऑन व्हाट, प्रोडक्ट इटसेल्फ, बट द मशीन्स आर नॉट कि वो मशीन उठा के हम उसके ऊपर पटक रहे हैं। मशीन तो बस क्या आ रहा है बताइए, जरिया है जिसके थ्रू वो काम हो रहा है। तो वो जरिया जो है उसका तो एक कॉस्ट ले लिए, पता है कौन सा? पावर एंड फ्यूल। तो बोलते हैं वो जो मशीन का डेप्रिसिएशन है ना, वो हम बता नहीं सकते कि अल्टीमेटली ये जो इतना डेप्रिसिएशन लगा ये कितने प्रोडक्ट बनाने के लिए लगा, यानी ट्रेस नहीं कर सकते। बट वो मोल्ड्स एंड पैटर्न को हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि ये 2 साल का प्रोडक्शन यानी इतने प्रोडक्शन के लिए लगा। बट मशीन्स का ये सब कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो सिंस इतना पॉसिबल नहीं है तो लग तो रही है, बट सर इतना डायरेक्ट भी नहीं है, इसीलिए उसको कहाँ ले लेते हैं बताइए, इनडायरेक्ट में। बट लड़ाई झगड़ा हो सकता है तुम्हारा, क्या बोल के बताया कि मोल्ड्स एंड पैटर्न को भी तब नीचे लो। मैं कब बोला मना किया? मैं तो बोल रहा हूँ आईसीआई यहाँ पे आपको बोलता है कि ऊपर ले लेंगे, बट सर अगर चाहे तो हम कहाँ ले सकते हैं बताइए, नीचे भी। देयर इज नो सच इश्यूज इन दिस। क्या डन है सबको इतना सा बात? अब जो मैंने इतनी सारी बातें की, इससे हमें ये समझ में आया कि हमें कई चीज एग्जाम पर्पस के हिसाब से भी सोचना पड़ता है, ऑल्दो कॉन्सेप्ट वाइज सोचे तो सर ये तो टोटली डिपेंड करता है किस पे सर, उस पर्टिकुलर आदमी पे जो वो पर्टिकुलर कंपनी का कॉस्ट शीट बना रहा है। इससे कोई भी मिस स्टेटमेंट होने भी नहीं वाला है, क्योंकि हाईएस्ट टू हाईएस्ट एक आइटम ऊपर की जगह क्या दिखेगा, एक स्टेप नीचे। बाकी तो खर्चा तो ले ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी है खर्चा ही नहीं ले रहे। बोलो डन है क्या सबको इतना सा बात? क्या लास्ट क्लास इतनी बातें हमने की थी? तो ये जो तीनों का टोटल आता है इसको क्या बुलाते हैं बता सकते हैं कोई? प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। फिर क्या एडजस्ट करते हैं इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड, यानी क्या, फैक्ट्री के ऊपरी खर्चे। कुछ एग्जांपल्स? ओके, इलेक्ट्रिसिटी। अब अच्छा वर्ड बोला तुम लोग, पिछली बार वर्ड क्या था पता है? पावर एंड फ्यूल, तो वो ऊपर आ गया। वही क्या वर्ड हो तो वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। सर डिफरेंस है क्या दोनों में? यस, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस अगेन। क्या समझ में आता है ना? जैसे लाइट, बत्ती, पंखा। और बताइए, रेंट। ओके, और बताइए, रेंट ऑफ द फैक्ट्री है ना। और बताइए, सुपरवाइजर का सैलरी, करेक्ट। वो वॉचमैन का सैलरी, करेक्ट। सर डेप्रिसिएशन। और बोलो, ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज का? एम्प्लॉय लोग का ट्रांसपोर्टेशन। किस बात का? किन को लेके आ रहे? फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा लग रहा है, फिर वो बोलो। और सर इनडायरेक्ट लेबर वाला जो कॉस्ट आपने बोला, ये सब जो आइटम्स आपने बोला, अगर कोई पेन पेंसिल कैलकुलेटर्स यूज हो रहे हैं तो वो सब भी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब कुछ माइनर स्टेशनरी वेशनरी। क्या डन है सबको इतना सा बात? तो ये कुछ स्पेशल छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको नाम से नहीं इनडायरेक्टली दिए हुए रहेंगे, क्या, फैक्ट्री ओवरहेड बोल के, और आपको स्मूथली समझ में आएगा, इतना लोड नहीं लेना है। ऐड करते हैं, क्या आता है बताइए? फैक्ट्री कॉस्ट, या दूसरा नाम, अच्छा प्रोडक्शन ओवरहेड का 3 नाम और, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड। ध्यान रहेगा ये वाला बात। इसके बाद क्या एडजस्ट करते हैं यहाँ से सर? लेस सेल ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस सेल ऑफ स्क्रैप बताइए? खुदरी आइटम जो बच गए थे उनको हम बेच दिए। क्या डन है ना सबको इतना सा बात? जल्दी आ। पूछना नहीं है, घुस जाएगा, इतना इज्जत का आदत नहीं है मेरे को। बताइए फटाफट, क्लियर है यहाँ तक? सेल ऑफ स्क्रैप माइनस हो जाएगा। पंखा चालू कर ले, इतना पसीना आ रहा है, पंखा चालू कर ले। ओके, बताइए फिर हमने क्या पढ़ा था सर? ये सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होके क्या आता है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें तो वो सारे भी खर्चे जो माल क्या है, अधूरे, बट वो तो इस साल खर्चे में नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि जो मेरे को गोडाउन में माल दिख रहा है उसमें वो माल नहीं है। प्लस सर गोडाउन में कुछ एक्स्ट्रा माल दिख रहा है जो कि इस साल खर्चा नहीं हुआ बट लास्ट ईयर अधूरा था। तो मैं बोला हाँ उसका एडजस्टमेंट करो। तो क्या ऐड करते हैं बताइए? ओपनिंग WIP और लेस क्या करते हैं? और अगर कोई एडमिन रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड कहाँ का खर्चा है बताइए? प्रोडक्शन का, तो वो ऐड हो जाता है। तो क्या आता है सर अल्टीमेटली? ये जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उसका कॉस्ट, जिसको हम क्या बुलाते हैं? COP। इसमें क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्या आ जाता है?
अब ये जो एडमिन ओवरहेड है ये क्या क्या होते हैं सर? बहुत सारे नेचर के हो सकते हैं सर। वो सम्स आपको नाम से ही देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसको कहाँ लेना है। सर अगर कुछ नहीं बोले तो अपने अजम्पशन लिखेंगे कि सर हम इसको यहाँ ट्रीट कर रहे हैं कि यहाँ ट्रीट कर रहे हैं, सब दिखाएंगे अपने। तो अब आप इंटर लेवल पे आ गए हो जहाँ ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं, और अब गोला गोला नहीं करना है। जब गोला गोला नहीं करना है तो दोनों ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट के पास रहेगा और वहाँ पे आपको दोनों जगह मार्क्स मिलेगा, तो टेंशन का बात नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होता है, अब वो यहाँ लो चाहे यहाँ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्या आता है सर? हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्या एडजस्ट करते हैं? सेल्स रिलेटेड खर्चे, जैसे कि क्या? ऑफिस एंड एडमिन का। और सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, क्या याद रहेगा सबको? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये जैसी ऐड हो जाता है, क्या आ जाता है बताइए? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको किससे कंपेयर करते हैं? सेल्स से। तो क्या आता है? अच्छा, क्या हम यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिर्फ कौन से आइटम्स लेते हैं? ऑपरेटिंग नेचर आइटम्स। कौन से आइटम्स लेते हैं? ऑपरेटिंग नेचर आइटम्स। हम कौन से आइटम्स नहीं लेते बताइए? नॉन ऑपरेटिंग। कुछ एग्जांपल नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। वेरी गुड, क्या वर्ड बोला? सुनना ये, इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट? इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं? इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं? लोन लेते हैं तो पे करते हैं, तो इंटरेस्ट इज अ व्हाट? फाइनेंस कॉस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स जो कि एक जनरल नेचर का है, वो किस में जाना चाहिए सर? पीएल का पार्ट बनना चाहिए। वो किसका पार्ट नहीं बनना चाहिए? ऑपरेटिंग कॉस्ट का नहीं पार्ट बनना चाहिए। और बोलो, डिविडेंड। वेरी गुड, इज अ फाइनेंस कॉस्ट। क्या वो हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं डिविडेंड? तो वो भी किसका पार्ट नहीं बनना चाहिए? ऑपरेटिंग। अरे ऑपरेटिंग वही हो गया जो आज तक आप क्या बनाते थे अकाउंट्स में मालूम? ट्रेडिंग। हाईएस्ट उसमें मैंने और एक चीज क्या ऐड किया मालूम? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसको छोड़ के आप ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या क्या लिखते थे ये नहीं बोल सकते क्या? एक और मैं बताऊं, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स, कमीशंस। क्या ये सब जो आइटम्स होते हैं ये क्या है बताइए? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या अकाउंट्स में सुने हो ना ये वर्ड? क्या ऑपरेटिंग और क्या नॉन ऑपरेटिंग। तो हम नॉन ऑपरेटिंग खर्चे या इनकम्स किस में कंसीडर नहीं करते? कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये क्या बता रहा है? धंधे का प्रॉफिट। अगर वो ही करना होता तब कॉस्ट शीट क्यों बनाए थे? क्या चल रहा था हमारा अच्छा भला? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो क्या बना के दे रहा था? ट्रेडिंग पीएल। उसी से नेट प्रॉफिट सीधा निकाल लेते। बट क्या जीपी के बाद सीधा नेट प्रॉफिट बता रहा था कौन? पीएल। बट हमें कहाँ बीच में आना था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम्स होते हैं जो हम किस में कंसीडर नहीं करते? कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करते। क्या डन है सबको? इतना सा बात लिखोगे इस बात को। लास्ट नोट नंबर कितना सर? डी। ए बी सी डी हो गया ना? ए बी सी डी हो गया। डी में लिखना, ऑल ओवरहेड्स वुड बी स्पेसिफाइड as per their डिपार्टमेंट। ओवरहेड्स के लिए सम्स क्या कर देगा बताइए? बताइए, स्पेसिफाई कर देगा। नहीं दीपक ये वो वाला कमीशन नहीं है, कमीशन पेड नहीं है, ये कमीशन रिसीव्ड, कमीशन इनकम का बात कर रहा था वो। इसीलिए कमीशन अगर पे किए अपना माल बेचने के लिए तो वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। बोलिए, ऑल ओवरहेड वुड बी स्पेसिफाइड एज पर देयर डिपार्टमेंट। एग्जांपल बताइए डिपार्टमेंट्स का। फैक्ट्री, फैक्ट्री होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। ऑफिस होगा तो ऑफिस एंड एडमिन में आ जाएगा। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। क्या यही बात अपने बेसिक्स में भी किए थे? चलो, ई नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लाइक, कुछ एग्जांपल्स दीजिए। मैं लिख रहा हूं देखना, बैड डेट, कॉमा, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट। अकाउंट्स का क्लास लग रहा है क्या? नहीं, अकाउंट्स नहीं है। ये बोलना चाह रहे हैं कि अकाउंट्स नहीं है इसीलिए इसमें ये सब नहीं आता, जबकि आप वहाँ इन सब को भी क्या इज्जत देते थे। हाँ सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और सर बताइए ना कुछ, इंटरेस्ट पेड। और बताइए ना सर, डिविडेंड पेड। अच्छा, एक वर्ड और लिख रहा हूँ जो पहले भी बता चुका हूँ, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड और पेड, जो भी।
प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल ऑफ, बताइए, फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेंट्रीज, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। इजी पीजी एवरीबडी। बहुत साधारण बात है सर, हम जानते हैं ये सब हमारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। अब चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक बात? पक्का? ये हुआ हमारा किसके बारे में बातचीत खत्म, बताइए? सारे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू अब हम एक फुल फ्लेजेड सवाल कर सकते हैं। किसका? कॉस्ट शीट का। क्या तैयार है सब? पेन उठा लीजिए, हथियार, कैलकुलेटर भी हथियार है आपका, और ये हथियार चलाना आपको बखूबी मैं सिखा दूंगा। वैसे मैथ्स क्लास में भी अपने याद है कैलकुलेटर ट्रिक क्लासेस किए हुए, जहाँ पे हम MR, MC, MRC और क्या M+, M- यूज़ करना स्मूथली जानते हैं। आ जाइए बुक में सारे बच्चे, वेलकम टू द बुक। हमने ऑलरेडी पहले क्लास में 1 और 2 कर लिया था, करेक्ट? 3 होमवर्क था। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जिनका जिनका नहीं हुआ वो एक और बार करके आएंगे, ठीक है? इजी सवाल था वो, ठीक? प्लीज ट्राई कर लेंगे। हम अभी चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 4। जिनका जिनका क्लास नहीं भी किया हुआ है वो भी कर सकते हैं, बट याद करो मेरा पढ़ाने का तरीका। कॉपी में क्या रहना चाहिए? पेज नंबर। और बुक में क्या आना चाहिए? उस पेज नंबर का रेफरेंस। कॉपी में आना चाहिए बुक का रेफरेंस। से फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं सर? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर बताइए बुक का? 4। और बुक में जब आएंगे ना सर, हम लिखेंगे एक्सरसाइज कॉपी नंबर 1, और बगल में क्या डालेंगे बताइए? पेज नंबर। वो लंबा सा लड़का का क्या हुआ जो तुम लोग के साथ आता था? लंबा लड़का एक तो तुम्हारे साथ आता था ना, वंश या क्या नाम, बताइए? पेज नंबर बोलिए। ओ पेज नंबर सर, हम तो अपना अपना लिख रहे हैं, आपको क्यों बताए? बट बता देना जब क्या हो खुद को कि हाँ हम लिख रहे हैं। पेज नंबर जा रहा है तो आपका, बढ़िया बात। पढ़ना चालू कीजिए सर। हमेशा ना फर्स्ट रीडिंग हम लोग को देने दीजिए, नेकी और पूंछ पूंछ करिए। हमेशा फर्स्ट रीडिंग आप देंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सम्स। सर ऐसे लाचार मत छोड़िए हमें, तभी तो सीखोगे। अकाउंट्स always give a first reading by yourself. Okay, it's been 2 minutes and I think all of you have read sums once. क्या वंस एक बार रीड हो गया है सबका? अब देखो मेरे साथ साथ रीडिंग, मैं कैसे रीड कर रहा हूं। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017। ये कुछ डेटा है जो हमने इकट्ठा किया है ट्रायल बैलेंस से। ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, इकट्ठे किए हुए डेटे हैं। ये सब चीज़ थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि ये डेटा उससे निकाला गया,
तो जरूरी नहीं है डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस दिखे आपको, उसका डेटा है जो मेरे पास है। क्या डेटा है सर? फिनिश्ड स्टॉक। ये क्या होगा? फिनिश्ड स्टॉक, ये फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल का भी है, तो पक्का ये क्या है बताइए? स्टॉक। और ये WIP भी क्या है बताइए? स्टॉक। पक्का ये स्टॉक एडजस्टमेंट्स है। अब ये कौन सा स्टॉक है, ये तुमको इससे भी समझ में आ रहा होगा, डेटा नंबर 1 से। अगर डेटा नंबर 1 में क्या दिए मैं बताइए? क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, तो ये कौन से इन्वेंट्रीज है बताइए? ओपनिंग इन्वेंट्रीज। एवरीबडी लॉजिक हिट हो रहा है, कैसे हम पकड़ते हैं कि क्या डेटा क्या है? तो ये तीनों क्या है बताइए? हमारे ओपनिंग इन्वेंट्रीज, और ये तीनों क्या है हमारे बताइए? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या पॉइंट नंबर 1 और पहला 3 बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन सब का एडजस्टमेंट कहां करते हैं हमें पता है। ऑफिस अप्लायंसेस, 1 मिनट, ये तो एक एसेट होता है। क्या ऑफिस अप्लायंसेस एक क्या होता है? हमारा एसेट, जो कि कहां होगा? नाम से ही समझ में आ रहा है। मैंने पहले बोला ओवरहेड से रिलेटेड आपको बातचीत समझ में आ जाएगा उसके नाम से। बताइए ये ऑफिस अप्लायंसेस कहां पड़े हुए होंगे? फैक्ट्री में, ऑफिस में, कि सेलिंग डिपार्टमेंट में? ऑफिस में। तो इनसे रिलेटेड जो इनका खर्चा होगा वो कहां जाएगा बताइए? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में। अब ये जो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में जाना है, क्या ऑफिस अप्लायंसेस खरीदते हैं तो पूरा का पूरा खर्चा ले लेते हैं कि उसका डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे? पक्का नीचे कहीं इससे रिलेटेड डेप्रीसिएशन बताया होगा। क्या आपको फर्स्ट रीडिंग में कहीं डेप्रीसिएशन मिला था? पक्का। तो ये एक एसेट है जिसके बदले क्या करना है बताइए हमें? सर डेप्रीसिएशन लेना है। अगला सिमिलरली प्लांट एंड मशीन, क्या इसका भी हमें क्या लेना है बताइए? अगर पता ही होगा नाम से, प्लांट एंड मशीन पक्का कहाँ का है? फैक्ट्री का। तो पक्का इसका डेप्रीसिएशन तो कहाँ लेना है? तो एकदम ऑब्वियस बातें हैं, नाम से समझ में आ जाएगा कि ये कौन से ओवरहेड में जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग, सर अब ये बिल्डिंग किसके लिए? अनलेस अदरवाइज मेंशन। पक्का ये भी किसका बता रहा है बताइए? सर फैक्ट्री का। अगर नहीं बोला है तो मतलब फैक्ट्री का। बट सर अगर बता दे कि बिल्डिंग का इतना पोर्शन हम कहाँ यूज कर रहे हैं बताइए? फैक्ट्री के लिए। इतना पोर्शन हम कहाँ यूज कर रहे हैं बताइए? ऑफिस के लिए। इतना पोर्शन हम कहाँ यूज कर रहे हैं? मान लो बता दे, तो उसका रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनेट कॉस्ट क्या रिस्पेक्टिव जगह पे चला जाएगा। सिंस आपने फर्स्ट रीडिंग दे दिया, क्या आपको दिखा इसके बारे में कुछ बात? मैं दिखाऊं? यहाँ लिखा हुआ है। क्या बोला देखना, बोला डेप्रीसिएशन किसके ऊपर? बाकी चीज नहीं बोला, बिल्डिंग का ही सिर्फ बोला, क्योंकि बाकी चीज ऑब्वियस था। क्या ऑब्वियस था बताओ? ऑफिस अप्लायंसेस कहाँ जाएगा? एडमिन ओवरहेड में। और दूसरा वाला क्या था बताइए? प्लांट, वो कहाँ जाएगा? तो ये वाला जो है ना सर, बिल्डिंग थोड़ा हमें दिक्कत दे रहा है, कहाँ ले, तो उसके लिए नीचे सम्स बताया। बोला डेप्रीसिएशन बिल्डिंग का फैक्ट्री में भी बांटना, ऑफिस में भी बांटना, और सेलिंग में भी बांटना, और उसका रेशियो दे दिया। बचपन में रेशियो चैप्टर जानते थे ना? 8:1:1 में बांटना है। क्या बांटना आता है? जो भी डेप्रीसिएशन निकलेगा उसका 8 हिस्सा 10 में से किस में चला जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। 1 हिस्सा 10 में से किस में चला जाएगा? ऑफिस में। और 1 हिस्सा किस में चला जाएगा? सेलिंग में। इजी स्टफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेल्स दिया है। सेल्स हमें मालूम है, हम लास्ट में लिखते हैं कंपेयर करने के लिए। और क्या दिया है सर? सेल्स रिटर्न दिया है। अब हम चाहे तो सेल्स को सेल्स रिटर्न से नेट करके लिखते थे ना, नेट सेल्स। अकाउंट्स में भी यही सीखे हो ना, सेल्स रिटर्न लेस करके क्या लिखते हो? नेट सेल्स। तो वही काम करेंगे, नेट सेल्स लिखेंगे तो इन दो को एडजस्ट कर देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है बताइए? मटेरियल परचेज। ये कहाँ आता है बताइए सर? सबसे ऊपर, वो ओपनिंग के साथ जो ऐड होगा। अब फ्रेट लगा, क्या करते हैं हम फ्रेट को? क्या ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बनना चाहिए? तो हम इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? परचेज रिटर्न। इसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है? नेट परचेजेस निकालने के लिए ये सब एडजस्टमेंट हम करते हैं। फिर डायरेक्ट लेबर दिया, ये तो अलग से डायरेक्ट लेबर बोल ही दिया, तो डायरेक्ट लेबर लिख देंगे। नेक्स्ट साइड में क्या दिया हुआ है बताइए? इनडायरेक्ट। अच्छा, अनलेस अदरवाइज मेंशन। लेबर्स कहाँ होते हैं? फैक्ट्री में। और डायरेक्ट है तो वो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट है तो वो किस में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। यानी क्या बोला? नाम से ही समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ जाने चाहिए। तो क्या इनडायरेक्ट लेबर अगर बोल रहा है तो ये किसका बात कर रहा है बताइए सर? फैक्ट्री का। तो ये किस में चला जाएगा? फैक्ट्री। और लिखना मत कुछ बुक में भी, साइड साइड में। क्या होता है ना, जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हो
आपका दिमाग अलग तरीके से चलता है। सेकेंड रीडिंग जब वापस मेरे साथ कर रहे हो, आपको कोई दिमाग और खोल रहा है। और जब आप घर पे वापस इस सम्स को जब प्रैक्टिस में बनाओगे, अगर आप बगल में लिख ही दोगे कि ये फैक्ट्री ओवरहेड था, तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, आपको दिख ही जाएगा, तो आप कभी माथा लगाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो सर क्या करना चाहिए मालूम हमें अभी फर्स्ट रीडिंग करते वक्त और अपना सम्स करते वक्त ये सब चीज़ तो हम कॉपी में लिखेंगे ही। जब हमको नहीं समझ में आए कोई चीज़, हम किस दर से रेफर कर सकते हैं बताइए। उसके अलावा हाईएस्ट टू हाईएस्ट जब कोई सम्स में कुछ तगड़ा बात होगा ना, मैंने उसके लिए देखो आपको एक क्या नीचे बना के रखा है मालूम, कॉपी बना के रखा है, एक बोर्ड बना के रखा है कि कुछ स्पेशल चीज है जिसको शायद एक बार बुक में भी लिख ले तो बेटर होगा, तो वो नीचे लिखना चाहिए, ना कि एकदम उसके बगल में, क्योंकि जब सम्स पढ़ेंगे वो तुरंत दिख जाएगा, नहीं तो कि अरे इसमें तो ये एडजस्टमेंट था बढ़िया, तो अगली बार बनाने में मजा नहीं आएगा। तो हमेशा अपने आप को एक वैसा रखा करो कि चैलेंज है मेरे लिए सम्स बनाना। ऑल्दो जब अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये छोटे छोटे टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे पढ़ाई करने में। डन है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है वर्ड बताइए, नाम से ही समझ में आ रहा है कौन सा, सुपरविजन, तो ये किस में जाना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड में। नेक्स्ट क्या वर्ड है, रिपेयर्स एंड अपकीप, डैश देके क्या लिख दिया, पक्का ये भी किसका वर्ड है। अब देखो गेम खेला एक, मैंने बोला था पावर एंड फ्यूल किस में आता है, बट यहां वर्ड क्या है देखो, हीट लाइट पावर, क्या एक तरीके से यहां जनरल भी है और स्पेसिफिक भी है, क्योंकि पावर एंड फ्यूल होता तो हम कहां लेते बताइए, ऊपर, कहाँ ऊपर, डायरेक्ट एक्सपेंस। बट यहाँ वर्ड देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, हीट लाइट एंड पावर, क्या लाइटिंग का खर्चा भी डाल दिया इसके अंदर। अब लाइटिंग क्या होता है बताइए हमारे लिए, ओवरहेड्स। तो जब हम कोई चीज को ठीक से स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बताओ आपके लिए प्रूडेंसी क्या होगा कि इस खर्चे को कहाँ लेना चाहिए, एक्सपेंस में कि ओवरहेड्स में। सर ओवरहेड्स में, वाई नॉट एक्सपेंस बताइए, क्योंकि एक्सपेंस होता तो क्या बोलता बताइए, सिर्फ पावर का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, बट क्या इसमें जनरल आइटम्स भी डाल दिए। अगर एक भी चीज उसको ड्रैग कर रहा है किस तरफ बताइए, किस तरफ, फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ, तो आप कहाँ लिख देना इसको, फैक्ट्री ओवरहेड में। मैंने तो पहले भी बोला जंग लड़ जाएगा अपना इसमें कि सर इसको कहाँ लेना चाहिए। अगर एक ही वर्ड स्पेसिफाइड वर्ड है, क्या बताइए, पावर एंड फ्यूल, या पावर सिर्फ या सिर्फ फ्यूल, तो हम कहां ले लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। बट क्या वर्ड है ध्यान से देखो, हीट कॉमा लाइटिंग, और क्या है बताइए, पावर। तो क्या ये एक जनरल आइटम भी इसमें घुस गया कि नहीं, मतलब ये लोग कैटेगराइज नहीं किया। अगर सेग्रीगेट करके देता तो पावर और लाइट हीट का खर्चा कहां ले लेते बताइए ना, आप बोलिए ना, डायरेक्ट एक्सपेंस में, और लाइटिंग का खर्चा कहाँ ले लेते हैं, ओवरहेड्स में। बट सर जब स्पेसिफाई नहीं किया तो पक्का इसको कहाँ डालेंगे, जनरल मान लेंगे, यानी क्या मान लेंगे बताइए, ओवरहेड्स। नीचे देखो एक हिंट भी दिया आपको कि कहाँ इसको लेना है। बाई चांस झगड़ा होता है ना, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट कुछ प्रोवाइड भी करता है इंफॉर्मेशन कि अब ये हीट लाइट है तो लाइट आ गया, तो इसमें जनरल काम भी है, पक्का लाइट तो और भी डिपार्टमेंट्स में लग रहे होंगे। देखो उसके लिए नीचे क्या लिखा, हीट लाइट और पावर को कैसे बांटना है, फैक्ट्री में भी बांटना है, ऑफिस में भी बांटना है, और सेलिंग में भी बांटना है। बट रेशियो क्या है, 8:1:1। ऑफ कोर्स क्योंकि जो लाइटिंग का खर्चा बहुत ही माइन्यूट कहाँ कहाँ लग रहा होगा बताओ, ऑफिस में और सेलिंग में। ज़्यादातर कहाँ लग रहा होगा, फैक्ट्री में। प्रैक्टिकली सेंस भी बैठ रहा है हमारा इस बात को समझने में। बोलो डन हो रहा है क्या सबको बात, तो पक्का ये किस में जाना है सर, ओवर हेड्स में। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है सर, रेट्स एंड टैक्सेस। ये क्या होता है सर, सर ये जो और खुदरा खुदरी खर्चे नहीं लगते हमारे, किस बात का सर, रेट्स एंड टैक्सेस किसके ऊपर लगते हैं बताइए। कई बार कोई लाइसेंसिंग लेने का कॉस्ट लगता है कि नहीं, जैसे लाइसेंसिंग, अरे फैक्ट्री में लेट तक काम करने का, 10 बजे के बाद लाइट जलाने का। अरे कई जगह पे नहीं होता, रेस्टोरेंट्स लोग को क्या लेना पड़ता है मालूम, कि 10 बजे के बाद ऑपरेट करेंगे कलकत्ता में, तो उनको क्या लेना होता है बताइए, उसका लाइसेंस लेना। म्यूजिक चलाना है तो उसका क्या लेना होता है, लाइसेंस। तो वो सब कुछ खर्चे होते हैं। और सर कुछ गवर्नमेंट क्या लेता है बताइए हमसे, टैक्सेस, खुदरा खुदरी, लाइसेंसिंग टैक्स, ये सब कर करके टैक्स मांग लेता है। ये भी कौन सा खर्चा है बताइए, ऊपरी खर्चे। अगेन सर ये किसके लिए लग रहा है, जनरली कहाँ के लिए लगता होगा, फैक्ट्री के लिए। बट अगर स्पेसिफाई कर दे तो वहाँ, जैसे नीचे देखो इसके लिए भी एक नोट दिया हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है बताइए, कि रेट्स एंड टैक्सेस 2 हिस्से में बटेगा। एक 2/3 जाएगा किस में, फैक्ट्री में, और 1/3 किस में जाएगा, ऑफिस में। ये 2 जगह लग रहा है। 2/3 हिस्सा किस में चला जाएगा, फैक्ट्री में, और 1/3 हिस्सा किस में चला जाएगा। तो ये पता चल गया ये कौन सा कॉस्ट है सर, इनडायरेक्ट, और कहाँ कहाँ क्या जाना है। नेक्स्ट आइटम बताइए क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, मिसलेनियस। तो ये क्या है बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड, और आगे वर्ड है फैक्ट्री, तो ये सिर्फ किस में जाना है, फैक्ट्री। नेक्स्ट सेल्स कमीशन, नहीं बोला,
पक्का किसका है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। सेल्स ट्रैवलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। सेल्स प्रमोशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी एंड एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड, एक और चीज दी है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। ये आना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। समझ में आया? इनसे रिलेटेड कुछ आउटस्टैंडिंग बातें या प्रीपेड बातें भी दिए हुए। ये क्या है बताइए तो? अक्रूड एक्सपेंसेस, मतलब आप समझते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? डायरेक्ट लेबर पक्का आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये ऊपर इंक्लूडेड नहीं है। ऊपर 160 है तो अलग से, और जैसे आप लोग अकाउंट्स में जानते हो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है तो वो अलग से। तो क्या हम तो खर्चे में पेड लेंगे कि अक्रूड लेंगे? अक्रूड और पेड दोनों मिला के सर, यानी 160 प्लस कितना? 8000, हमको 168 दिखाना चाहिए अपने बुक्स में। नेक्स्ट, क्या इनडायरेक्ट लेबर में भी ऐड हो जाएगा? अच्छा, बोरोड फंड्स का भी अक्रूड है, तो ये 2 और ये 2 4 होता है, बट एक बार मेरे कोई काम का नहीं है क्योंकि हम तो कॉस्ट शीट में इनको इज्जत नहीं देते। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन रेट्स दे दिया क्या आपको? ठीक है, और इस नोट को तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं सवाल क्या मांगा है। सवाल मांगा है कि हमें क्या बनाना है मालूम? कंडेंस्ड पीएल स्टेटमेंट। व्हाट डू मीन बाय कंडेंस्ड? मतलब समराइज्ड, एक बहुत बेसिक सा, मतलब ज्यादा डिटेल नहीं, कंडेंस्ड छोटे में। फॉर द ईयर इतना। तो सर ये तो पीएल मांग लिया, आप तो अभी कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ा रहे हो, आगे पढ़ो। अलोंग विथ व्हाट? शेड्यूल शोइंग क्या? एक मिनट, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन से स्टेटमेंट से निकलता है? यानी इनडायरेक्टली पहले बोल रहा है क्या बनाओ? कॉस्ट शीट, और उससे क्या निकाल के छोड़ दो? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और तो और अलग से एक शेड्यूल बनाओ, किसके ऊपर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और किसके ऊपर? एडमिन के ऊपर। क्यों पता है? बहुत सारे आइटम्स थे, तो बोल रहा है एक अलग से नोट बना के दिखा दो। हिसाब से हमें एक और चीज़ का बना लेना चाहिए, मालूम किसका? फैक्ट्री ओवरहेड का। वो हम अपने सेवा भाव से बनाएंगे, ताकि क्या हो पता है, हमारा वो वर्किंग नोट बन जाए, और उसमें हम एक साथ सारा लिख के ऊपर मेन स्ट्रीट में पुट कर देंगे। क्या ये सम्स ओके लग रहा है सबको? अब स्टार्ट कर सकते हैं हम। आइए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए? 6 लिखिए। हाँ, अब वो तुम बोलोगे कौन सा वो जाएगा, बात करेंगे लिखते वक्त। आइए फटाफट जल्दी से लिखते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 क्या बनाना है सर हमें? पहले बताइए। कॉस्ट शीट। क्यों सर? एक तरीके से ये शेड्यूल है ऑफ व्हाट? बताइए, शेड्यूल ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये बनाने के लिए हम क्या बना रहे हैं सर? कॉस्ट शीट, जो हमारा पार्ट 1 में मांगा था सवाल। कॉस्ट शीट विच इज शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। पर्टिकुलर्स लिखते हैं और साइड में एक ही रूपी कॉलम। याद है, पर यूनिट नहीं बनाते जब तक सम्स नहीं बोलता। रेडी एवरीबडी? बताइए सबसे पहला आइटम, उसके लिए क्या क्या लिखेंगे बताइए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम। इनर कॉलम में दिखा सकते हो, बताओ कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम? बताइए कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम? आरएम का ओपनिंग स्टॉक, लाइन से देख के। ऊपर फिनिश्ड का था, पहले गेम खेलता है ये लोग, शफलिंग कर दिया। 140 दिख रहा है क्या सबको? सुनना, जब भी कोई आइटम लिख लो और उसका काम हो जाए, मेन एग्जाम में जब आप करोगे उसमें तो बहुत बढ़िया से टिक या काट देना ऐसे, मतलब जब एग्जाम पेपर हाथ में मिलेगा। अभी के लिए सर, सिंस हम पहली बार कर रहे हैं, एक छोटा सा टिक देंगे कि ये आइटम हमने ऑलरेडी क्या कर लिया बताइए? यूज कर लिया। वरना इतना बड़ा सम में सर कुछ खो जाता है, लास्ट में पता नहीं चलता है क्या कंसीडर किए क्या कंसीडर नहीं किए। तो रॉ मटेरियल के आगे टिक। आगे क्या ऐड करते हैं इसमें बताइए? परचेजेस। क्या परचेजेस दिया हुआ है आपको? हाँ सर, ये रहा मटेरियल परचेज 320। और बताइए क्या ऐड करेंगे? क्या फ्रेट ऐड कर दूं? फ्रेट, फ्रेट चार्जेस कितना दिया हुआ है सर? 16,000। ग्रेट। और कुछ? ओके, कुछ रिटर्न्स भी है, लेस परचेज रिटर्न्स। $34 दीपक नहीं समझा मैं, बताइए। परचेज रिटर्न कितना? 4,800।
और कुछ है क्या? एक नीचे एडजस्टमेंट में था रॉ मटेरियल का क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्या ये भी यहाँ से लेस हो जाएगा? क्या बोल के सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आर एम। बताइए कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आर एम? 1,80,000। क्या ये अमाउंट अल्टीमेटली बाहर लिख दूं रॉ मटेरियल कंज्यूम बोल के? जल्दी बताइए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 291,200। चेक कीजिए सबको, चेक कीजिए सबको। 291,200। डन है सबको? बातचीत नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम 291,200। क्या ये क्वेश्चन नंबर 6 ओके है अभी तक? ग्रेट। नेक्स्ट आइटम बताइए, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर रिलेटेड दो बातें थे, याद रखना। एक था पेड और एक था अक्रूड। तो बताइए ये दोनों ऐड कर देंगे ना, यानी क्या लिखेंगे सर ब्रैकेट में? 160 प्लस 8,000। ये ऐसे दिखा सकते हैं 1,68,000। बोलो डन एवरीबडी? डन एवरीबडी? नेक्स्ट आइटम बताइए। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस था क्या सवाल में? नहीं था। मैंने पहले भी बोला 99% चांस है, क्या नहीं रहेगा मालूम सवाल में? डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बोला ही था वो तो बहुत रेयर केस में आते हैं और वही 6 आइटम है। अगर दिखेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं है। बताइए इनका टोटल हम क्या बुलाते थे? प्राइम कॉस्ट। बताइए कितना आया प्राइम कॉस्ट? 459,200। चेक करेंगे सबको ही और कैलकुलेटर चलाएंगे अपना। दूसरा पे भरोसा तो बिल्कुल मत करना, स्पेशली मेरे पे, कि ये आदमी कैलकुलेशन राइट किया होगा। हम करेंगे ही नहीं। पहली बात तो तुम मेरे को नहीं देखोगे मचकाते हुए कैलकुलेटर, मतलब सर आप दिमाग में कर लेते हैं। नहीं, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ कि तुम राइट बताओगे, और सारे बच्चे खुद से करेंगे। और गलती आधातर यहाँ होता है कि सर गलत ऐड करके आ गए, गलत लिख के आ गए, लिखे तो सही थे। बोलो डन है? चलिए नेक्स्ट काम। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या? अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड ना सर बहुत सारे थे। बेटर है सर क्लमजी ना करके इसके लिए हम इनका वर्किंग नोट नंबर 1 बना देते हैं। बाकी का तो सम्स खुद मांग लिया, बट इसके लिए हम क्या बना देंगे बताइए? वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये जो भी होगा बाद में देखेंगे। बताइए इसका टोटल क्या होता है बाय द वे? अच्छा, ग्रॉस की नेट? मैं बोलूं दोनों ही एक ही बात है अभी। क्यों बताइए? क्योंकि कोई सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है। तो आप क्या वर्ड सिर्फ यूज कर सकते हो बताओ? फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि यही ग्रॉस है और यही नेट है। आप चाहो तो यूज ना करो वर्ड, नहीं तो आप क्या लिखोगे मालूम? नेट की ग्रॉस, फिर काटोगे और बोलेगे नेट क्रॉस। तो इससे अच्छा क्या लिखो बताइए? सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट। अगर एडजस्टमेंट होता किसका? सेल ऑफ स्क्रैप का, तो एक बार क्या दिखाते इसको? ग्रॉस, और फिर लेस करके क्या दिखाते? नेट। तो सर नेट लिख देते हैं ना, एक ही बात है। आप नहीं भी लिखोगे चलेगा। बताइए क्या ये आएगा जब हम क्या बना लेंगे? किसका वर्किंग नोट? फैक्ट्री ओवरहेड का। अभी तो उसके बारे में चर्चा नहीं है। अब बचा एक बात जो संघवित पूछ रहा है मेरे से और बाकी लोग के मन में भी है कि सर ये जो एडमिन ओवरहेड है, कुछ बोला नहीं कि सेल्स नेचर का है कि प्रोडक्शन नेचर का है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप अपना अजम्पशन लिख के आ सकते हैं। हम अभी अजम्पशन लेंगे कि ये प्रोडक्शन इन नेचर है। तो नीचे लिखेंगे हम सर एक नोट। ये नोट है, ये वर्किंग नोट नहीं है, ये नोट है। और इसमें लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। स्टेटमेंट के थोड़ा नीचे, हाँ, नोट ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड are assumed to be dash in nature। बताइए क्या? प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव इन नेचर। तो ये किससे रिलेटेड हो गया सर? प्रोडक्शन का। तो हम बताएं अब ऊपर हम क्या करेंगे?
हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं बताइए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो कि वर्किंग नोट नहीं, शेड्यूल नंबर 2 है। अच्छा लगा ये वाला बात, क्योंकि सवाल 3 शेड्यूल मांगा था, 2 है कि 3 है वो देख लो आप, 3 है क्या, शेड्यूल नंबर 3 है, क्योंकि 2 में सवाल क्या मांगा था आपसे मालूम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और 1 में मांगा था आपसे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये शेड्यूल नंबर 3, ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाएगा आपका एग्जाम हॉल में। अब ये भी हमें निकालना है सर, अभी नहीं बात करेंगे। इसका टोटल क्या होता है बोलिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ मिस किया मैंने, कोई बताएगा क्या सर, WIP, क्या इसके ही बीच में WIP आता है? हाँ सर, तो अभी क्या मत बोलिए, बोलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मत बोलिए, क्या ऐड करते हैं इसके साथ साथ। अब चाहे इसके ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात एक ही है, मतलब इन दो के बीच में आना चाहिए। तो देर इज नो सच फॉर्मेट कि सर ऊपर ही पहले एडजस्ट करते हैं फिर वो लिखते हैं। आप चाहो तो पहले ऑफिस एंड एडमिन लिख दो चाहे नीचे लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये इनके बीच में ही होना। बताइए ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP का वैल्यू दिया हुआ है क्या आपको? हाँ सर, वो तो साफ साफ दिया हुआ है ऊपर से। बताइए कितना है, 2 लाख, और एक तरफ कितना है 192, तो 2 लाख ऐड होना है और 192 लेस होना है। क्या ये दोनों करके हमारा टोटल आता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी नहीं बता सकते हम। ये ऑफिस ओवरहेड आप कहीं भी लिख सकते हो, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट और COP के बीच में, चाहे पहले चाहे ओपनिंग एडजस्टमेंट के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन है यहां तक, बोलिए डन है यहां तक। COP आ गया, COP के बाद बताइए क्या करते हैं हम, ऐड व्हाट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, बोलिए फिनिश गुड्स, और लेस क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या इसका भी एडजस्टमेंट साफ साफ पता है हमें? बताइए कितना दिया हुआ है फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट, 80,000 और 1,15,000। नहीं अभी कुछ नहीं कर सकता तुम प्लस माइनस, क्योंकि तुमको COP थोड़ी पता है। बोलो डन है क्या? इसका टोटल क्या आता है बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्या ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसके लिए हम क्या बनाने वाले हैं बताइए, शेड्यूल 2। और वो जैसे ही आ जाएगा, हम यही डबल लाइन बना रहे हैं, क्यों पता है, सवाल सिर्फ कहाँ तक मांगा था हमसे, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे डबल लाइन बना दे रहे हैं। बोलिए सबको ऑनलाइन लाइव क्लियर है यहाँ तक? बताओ डन। अब क्या क्या बच गया बताइए सवाल में ऊपर, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालना, एक क्या बच गया, ऑफिस एंड एडमिन निकालना, और एक क्या बच गया, सेलिंग। तो तीनों को लिख देते हैं एक एक करके। चलिए पहले वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बताइए, कैलकुलेशन ऑफ, वर्किंग नोट का नाम आना चाहिए हमेशा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर क्या ये जो शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज करते हो ये एग्जाम में अलाउड है? सच मायने में पूछोगे तो ये डिपेंड करता है आप सम्स कब बना रहे हो। अगर आप पहला बार सम्स बना रहे हो, पहला एग्जाम में ये वाला, तो आप सब लिखोगे, और यही आप तीसरा सम्स बना रहे हो तो आप भागोगे, जिस समय आप इन सब बातों पे ध्यान भी नहीं दोगे। अगर कोई मेरे से ये सब डाउट पूछेगा तो हम उसको यही जवाब देंगे कि ये सब तुम्हारे टेम्परामेंट पे एग्जाम हॉल पे डिपेंड करता है। कोशिश यही करेंगे पूरा लिखने का, बट इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो सर नंबर कट के आएगा, नंबर नहीं कटता, क्योंकि OH लिखना अलाउड है। बट हाँ, आप डिप्रिसिएशन को डेप लिख के आओगे और अपना नीचे ऐसे 2 डॉट दे के आओगे तो ज़रूर आप पे एक्शन लिया जाएगा। आप ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये तो आपने अपना क्रिएट किया है डेप, और नीचे डॉट डॉट और देते हो। बट OH इज अ एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म, FOH इज अ एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म। बट वो सब किस पे डिपेंड करता है सर, एग्जाम के टेम्परामेंट पे। हो सकता है हमें लगे इतना लेंदी पेपर है भाई, फटाफट कंप्लीट करने पे चलते हैं, ये सब बात साइड रख सकते हो, बट जितना हो सके कोशिश करेंगे फुल फॉर्म लिखने का, जितना हो सके। आइए कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, वर्किंग नोट्स में आप आराम से यूज कर सकते हैं। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर शॉर्ट में, सिंस वर्किंग नोट है तो फॉर्मेट विल नॉट मैटर, बस पर्टिकुलर्स और रुपीस।
एक एक करके। बट सर बेटर नहीं रहेगा कि वर्किंग नोट तीनों साथ में बना ले? क्यों पता है, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कुछ इसमें आने हैं, कुछ उसमें जाने हैं, कुछ उसमें, कहीं बाई चांस सिर्फ ये बनाए ना सर, तो हो सकता है बाद में भूल जाए उसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कहाँ लिखना। बोलिए, ऑफिस एंड एडमिन में और सेलिंग में। तो बेटर है कुछ जगह छोड़ के नीचे क्या बना देते हैं बताइए, शेड्यूल 2 भी और क्या शेड्यूल 3 भी, जिससे कम से कम ये ध्यान रहे कि कुछ कॉस्ट ऊपर लिख रहे हैं तो उसका प्रोपोर्शनेट याद है ना, 8:1:1, कुछ नीचे भी आना है। तो हम थोड़ा जगह छोड़ रहे हैं, यानी कुछ 7-8 लाइन के बाद पहले बना रहे हैं शेड्यूल 3। क्या था शेड्यूल 3 सर? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और उसके लिए जगह छोड़ के शेड्यूल 2 क्या बताइए सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बोलिए सबको क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, बात क्लियर है? सबका तीनों रेडी है? चलिए अब एक एक करके, गलती नहीं करना है, रीडिंग करना है लाइन से वापस। सर ये सब ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सबसे पहले दिखा हमें ऑफिस अप्लायंस, दिखा क्या? लाइन से चल लेंगे जाती ताकि बेटर हो। बताइए ऑफिस अप्लायंसेस 17,400, कहाँ लिखूं ये 17,400? ओ ये तो एसेट है सर, इसका तो क्या रिकॉर्ड करना है? डेप्रीसिएशन। तो ऑफिस अप्लायंसेस के साथ साथ नीचे डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड कितना? 5%। तो बताइए हम इसको कहाँ लिखे? शेड्यूल 3 में यानी ऑफिस एंड एडमिन में डेप्रीसिएशन ऑफ व्हाट बताइए? ऑफिस अप्लायंसेस। सर वर्किंग नोट में शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, मेन पार्ट में जितना हो सके कम। बताइए डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस 17,000 कितना था? 400 पे 5%, 870। क्या डन है सबको? बोलिए ना। और जो जो डेटा यूज करते हैं सर हम उसमें डॉट या एक टिक बना रहे हैं। अभी मैं तो टिक कर रहा हूं क्योंकि मेरे को दोबारा नहीं देखना है, ये आपको दोबारा देखना है। ओके नेट फ्लक्चुएशन के कारण स्ट्रीमिंग रुक गया था, आई थिंक इट्स बैक। और ऑनलाइन लाइव अब आपको सुनाई दिखाई दे रहा होगा वापस से ऑनलाइन लाइव। बट आप कुछ बोलते नहीं हो, क्या सुनाई दिखाई दे रहा है आपको? मैंने पूछा था कैसा, सबको समझ में आया? कुछ नहीं बोला आपने। आई थिंक आई एम बैक, देखिए एक बार। चलिए प्लांट एंड मशीनरी, आप आगे बढ़ो, बताओ प्लांट एंड मशीनरी क्या कर सकते हैं? इसका भी क्या लेना है? डेप्रीसिएशन। और ऑफ कोर्स ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट था? 4,60,500 पे 10%, 46,050 आ गया क्या ये? नेक्स्ट बिल्डिंग, 2 लाख का बिल्डिंग है, उस पर कितने का डेप्रीसिएशन है? 4%। तो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड में 2 लाख का 4%, क्या पूरा का पूरा इसमें लिख दूं? क्या करना चाहिए पता है? बगल में इंटू 8/10। क्या इंटू 8/10 करेंगे? क्योंकि 8:1:1 का रेशियो है। क्या क्लियर है सबको ये वाला बात? बताइए कितना आया यहाँ पे? 6,000। अब सिंस गलती ना करे उसके लिए बेस्ट रहेगा कि तुरंत इससे रिलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग का कितना हिस्सा बताइए? 1/10 हिस्सा यहाँ लिख लेते हैं। 2 लाख का 4% का इंटू 1/10 कितना आया बताइए? 800। सिमिलरली इसको डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग बोल के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखा देते हैं 800।
बोलिए एवरीबडी, तीनों एडजस्टमेंट क्लियर है? प्लीज़ मिस आउट मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आप बोलोगे सर एक बार दिखाओ तो मेरा सेम नहीं आ रहा है। प्लीज़, डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग का तीनों जगह क्यों गया, क्लियर है क्या? प्रपोर्शनेट कॉस्ट, 8 हिस्सा गया फैक्ट्री ओवरहेड में, 1 हिस्सा गया ऑफिस में और 1 हिस्सा गया सेलिंग में। क्या अभी तक मैंने इतने ही आइटम्स किए हैं? ओके ग्रेट। नेक्स्ट आइटम सेल्स। सेल्स तो हम यहाँ नहीं लिखते, सेल्स ऐसे देखा जाता तो कॉस्ट शीट में ही लिखते, बट सवाल में कॉस्ट शीट नहीं मांगा था, सवाल में COS तक मांगा था। तब सर सेल्स का क्या काम? वेरी गुड, एक और चीज बनाना है सवाल में, ध्यान करो। सबसे पहला चीज कंडेंस्ड PL, तो पक्का उसमें बाई सेल्स बोल के दिखाएंगे और कुछ करेंगे। तो एक बार इसको होल्ड कर लेते हैं, जब क्या बनाएंगे बताइए, कंडेंस्ड PL। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बताइए सेल्स रिटर्न भी तब वहाँ का ही काम है। आइए नेक्स्ट, बगल में इनडायरेक्ट लेबर, ये तो पेड है, क्या कुछ आउटस्टैंडिंग है नीचे? चेक करना, 1200 का आउटस्टैंडिंग है। कहाँ डाले ये दोनों? वेरी गुड, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्या सर? इनडायरेक्ट लेबर कितना था टोटल? 18,000 प्लस 1200। आकाश, तुम मेरा नीचे देखा था ना, वो गाड़ी का चाबी पड़ा था, उनको फटाफट दे के आना। अशोक जी को बोल, वो पार्किंग वाले को दे के आएंगे, अगर वो जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो कोई और दे के आए। बोलो डर है यहाँ तक? नेक्स्ट, फैक्ट्री सुपरविजन, किस में जाना चाहिए सर? पूरा फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री सुपरविजन कितना है? 10,000। क्या आप रास्ते में मेरे को सुन रहे थे दीदी? वेरी गुड। रिपेयर्स एंड अपकीप, कितना है? 14,000। ग्रेट। नेक्स्ट, हीट लाइट पावर पूरा डाले कि कुछ इसका भी काम था? ध्यान रखना, इसका भी कुछ प्रोपोर्शनेट था। हीट लाइट एंड पावर का 65 का 8/10 क्या फैक्ट्री में आएगा? है ना? क्या वही 8:1:1 लिखा हुआ था ना हीट लाइट और पावर के लिए? चलो, तो हीट लाइट पावर का 65,000 का 8/10 52,000 यहाँ आ गया, और बाकी का हीट लाइट एंड पावर। अच्छा, इसीलिए आपने ये तीनों स्टेटमेंट साथ में बनवाया ताकि हम ये सब मिस्टेक ना कर पाए कि बाद में हम भूल जाए ये लेना इसमें। तो तीनों साथ में बनाने से क्या बेनिफिट है सर? जो रिस्पेक्टिव जगह जाना है वो याद रहेगा। बताइए, 6,500, और वैसे यहाँ पे भी हीट लाइट एंड पावर 6,500। क्या ये तीनों जगह आ गया? बताइए एवरीबडी, हीट लाइट एंड पावर तक का एडजस्टमेंट सबका हो गया तो बोलना। रेट्स एंड टैक्सेस अनलेस अदरवाइज मेंशन, पूरा का पूरा फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाता, बट क्या बोला है इसके लिए? रेट्स एंड टैक्सेस। बताइए कितना बोला है किसके लिए? 2/3 और 1/3 का हिसाब है, तो 6,300 का 2/3 4,200 किस में जाएगा? फैक्ट्री में, और बाकी का रेट्स एंड टैक्सेस। बताइए 6,300 का 1/3 2100 किस में जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन। इस बार सेलिंग में कुछ नहीं गया, और इसी के साथ हमारा ये वर्किंग, ये पॉइंट नंबर 4 भी पूरा यूज हो गया। सारे एडजस्टमेंट यूज्ड है, अब सिर्फ ऊपर वाले डेटा बचे हैं। बताइए फटाफट, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 18,700 हो गया, डन। लिख लिए क्या? नेक्स्ट, सेल्स कमीशन। ओके, लगातार 3 उसी में है। सेल्स कमीशन नहीं, आइटम दिखाना है आपको, क्योंकि इसका शेड्यूल अलग से मांगा है, तो इसमें मार्क्स है, ये वर्किंग नोट नहीं है। सेल्स ट्रैवलिंग
11,000। सेल्स प्रमोशन कितना? डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी 18,000। ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 8,600। लास्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, सर नहीं आएगा। हो गया क्या यहाँ तक? क्या सारे एडजस्टमेंट डन है? तो सर अब टोटल निकल सकता है सबका। अब ये सब का टोटल हम तीनों वर्किंग नोट या मान लो शेड्यूल्स का टोटल निकाल सकते हैं, फैक्ट्री का भी, ऑफिस का भी और सेलिंग का भी। ओके दीपक, बात करेंगे। वेरी गुड, टोटल बताने के लिए थैंक यू। देखते हैं सबका क्लास में वही आया ना। फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग, एडमिन, सबका टोटल कर लीजिए। बता रहे, बताइए। फैक्ट्री का टोटल 170, 550 पक्का एवरीबडी? 1,70,550 पक्का, खुद से करेंगे। ऑफिस का टोटल 18,870 और सेलिंग का टोटल 92,400। वेरी गुड। अब क्या ये तीनों ऊपर चिपका देंगे? बताइए फटाफट। जहां जहां हमने छोड़ा था ऊपर नोट और शेड्यूल बोल के, पहले फैक्ट्री ओवरहेड में कितना लिख दो? 170, 550। ऑफिस एंड एडमिन का 18,870 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 92,400। क्या रिस्पेक्टिव फिगर्स आपने प्लेस कर दिया ऊपर? तो अब टोटलिंग करना है। फैक्ट्री कॉस्ट तक का टोटल 6,29,750। चेक कीजिए सबका यही आ रहा है। इसके बाद सीओपी लिखना है 6,56,620। चेक करेंगे सब प्लीज, चेक करेंगे सब प्लीज। COGS बताएंगे 6,21,620। लास्ट COS 7,14,020। आया क्या सबका? ये चेक कीजिए। हाँ हाँ, क्या तब वो सेग्रीगेट करके बताएगा तुमको डेटा, क्योंकि इंटरनल रिकॉर्ड है। तो जिसका जो खर्चा जहाँ लग रहा है वहाँ, अब तुम बोलेगा एक ही फैक्ट्री में दोनों प्रोडक्ट बन रहा है तो कैसे? अब वो एलोकेशन बेसिस होगा, वही सीखेंगे ओवरहेड चैप्टर में कैसे बांटते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के बीच में कॉस्ट। बोलो। जरूर जरूर। शेड्यूल 2 कोई दिक्कत हो रहा है लोगों का सेलिंग में? क्या मिस हुआ आइटम चेक कर लीजिए। और कोई दिक्कत कोई को पूछ सकते हैं प्लीज़।
मिल गया सारा आइटम सबको? सम्स को कंप्लीट करने के लिए एक पार्ट बच गया, क्या बताइए? कंडेंस्ड पीएल। तो पीएल स्टेटमेंट, हमारा पीएल स्टेटमेंट कैसा भी बनाओ चलेगा, ये कोई शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना है जहां अविनाश सर आपको हॉन्ट करेंगे। हम तो सिंपल ये टी फॉर्मेट वाला ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। सर हम चाहे तो हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में, बिल्कुल, बट हमारे यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है कि ऐसे ही करना है, क्योंकि ये एक इंटरनल रिकॉर्ड, यहाँ हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं। बताइए पीएल में ऐसे आप क्या सारा खर्चा लिखते थे? अब इस बार मेहनत नहीं करना है, कंडेंस्ड ब्रीफ में बनाना है। तो पता है एक खर्चे का टोटल ऑलरेडी निकाला हुआ है, सीधा वही चिपका देते हैं यहाँ। बताइए, वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ सेल्स ही सीधा। आज तक कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं हो सकता था, अपने लोग एक एक खर्चा लिखते थे और ट्रेडिंग पीएल बनाते हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते थे, बट अब तो पीएल कंडेंस्ड बनाना है, यानी एक समराइज। तो उसमें हम यहाँ क्या दिखाएंगे बताइए? 2 में क्या बताइए? कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि हमने कहाँ बना लिया पता है? शेड्यूल 1 में। क्या शेड्यूल 1 में हमने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिया था, तो सारे खर्चे का टोटल आया हुआ है, वो सिंपल यहाँ दिखा देंगे। बताइए कितना? 7,14,020। करेक्ट एवरीबॉडी? यहाँ क्या दिखाएंगे बताइए? बाई वॉट? सेल्स। अच्छा, नेट सेल्स लिख सकते हो, यानी नेट ऑफ रिटर्न्स। क्या नेट ऑफ रिटर्न्स दिखा देंगे? अब हम वो सेल्स वाला फिगर यूज करेंगे जो यहाँ दिया हुआ था दोनों। 7,68,000 माइनस 14,000 कितना? 754। अब सुनो आराम से, हमने एक खर्चे को कॉस्ट शीट में नहीं लिया था, बट पीएल में तो आता है, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है, तो यहाँ तो लिखेंगे, इसीलिए वो एडजस्टमेंट दिया हुआ था कि सीओएस में तो नहीं देना है बट नीचे देना है। सर अगर पीएल नहीं मांगता तब तो वो क्या करते? इग्नोर, और उसके लिए नोट दे के आते कि इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट हेंस नॉट इंक्लूडेड इन अबव स्टेटमेंट। बट सर अब नोट देने का दरकार नहीं है, क्योंकि सम्स क्या मांगा है? पीएल, जहां उसमें यूज कर रहे हैं। बताइए और एक खर्चा क्या लिखेंगे? 2 वॉट? इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, जिसमें कितना है? 2+2। गलती मत कीजिएगा, क्यों 2+2? याद है कुछ आउटस्टैंडिंग भी था, घूम जाते हैं हम यहाँ। तो 2,000 पेड, 2,000 आउटस्टैंडिंग, नेट में कितना? 4,000। अब बताइए बैलेंसिंग फिगर टू नेट प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ये कौन सा प्रॉफिट है? क्योंकि इसमें आपने नॉन ऑपरेटिंग चीजें भी ले लिए, लाइक इंटरेस्ट, और ये पीएल बना रहे हैं। आज तक कॉस्ट शीट में तो सीधा इसको इससे कंपेयर कर देते, बट ये कॉस्ट शीट है कि पीएल है, तो सर इसमें तो इंटरेस्ट आइटम, अदर कॉस्ट भी होता तो लेते, बट जितना है उतना लेके 2 क्या आएगा बताइए? नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। बताइए कितना आया? क्योंकि ग्रैंड टोटल है 754। बताइए कितना? 35,980। इजी पीजी। सर इजी तो बहुत था, बट सर टाइम बहुत लगा हमें बनाने में। 2 कारण। पहला सवाल है जहां आप कुछ सीख रहे थे। दूसरा, ये एक मास्टर प्रॉब्लम है, एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा, इस सवाल के कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगे। ऐसे नहीं है कि ये पूरा ऐसे का ऐसा पटक देगा, तब तो ये सवाल 12 या 13 नंबर का बन जाएगा। बट एग्जाम में सर हमसे 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में अगर वो पूछेगा तो पक्का 2-3 एडजस्टमेंट क्या कर देगा, इसमें से कम कर देगा, पीएल नहीं मांगेगा लास्ट में। तो इस तरीके से एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। बट हम तो पहला सवाल बना रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं सर? मास्टर प्रॉब्लम, जिससे सारे एडजस्टमेंट एक बार रिवाइज हो जाए। तो क्या लास्ट क्लास में जितना बात पढ़ा हमने, क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ? एक चीज़ फोकस किए, ज़्यादातर डायरेक्ट एक्सपेंस, ज़्यादातर ये स्टॉक एडजस्टमेंट सवाल में क्या करता है, खुद दे देता है, हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना। तो सर कैलकुलेशंस बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। बोलो एवरीवन, क्या इजी है? पक्का?
क्या पहला सम्स के साथ ही आपको क्लियर हो रहा है हम कहाँ जा रहे हैं सर? हम इंटर में जा रहे हैं सर। अब हम इंटर लेवल की बातें कर रहे हैं जहाँ हम ये सब चीज़ें सीखेंगे कि प्रॉपरली क्या क्या चीज़ करते हैं। अब बताओ इतने बड़े सम्स में दिक्कत कहाँ कहाँ होता है? वेरी गुड, क्या छूटने का मालूम? कुछ एडजस्टमेंट्स। तो उन सब चीज़ का ट्रिक क्या है? टिक मारना। एग्जाम हॉल में तो काट देना, बट हाँ अभी क्या करना सर? डॉट देना, टिक मारना कि क्या चीज़ किससे रिलेटेड था ताकि गलती ना करे। कुछ बातें अगर हमारे अजम्पशन होते हैं तो वो नोट में देना। प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना कि अगर जिसका जो नाम दिया हुआ है वही नाम लिखे, कि कॉस्ट शीट नहीं बोल के अगर क्या बोला था पता है? शेड्यूल ऑफ COS, तो वही नाम देख के आएंगे ब्रैकेट में, शेड्यूल ऑफ। सर ये सब बात से क्या फ़र्क पड़ता है? हम चेक करें या कोई भी चेक करे, वो ये जरूर देखेगा कि अगर आप ये सब चीज़ लिख रहे हैं तो वो आपके लिए एक इमेज बना लेगा, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है आपको समझने के लिए। आपका सिर्फ और सिर्फ वो आंसर स्क्रिप्ट है, ना उसको आपका नाम पता रहेगा ना उसको आपका कुछ और पता रहेगा। तो जब पता ही नहीं है आप कौन हो तो वो आपको जज सिर्फ किससे करने वाला है? आपके आंसर स्क्रिप्ट से। ये कुछ बातें हैं जो आपको आउट परफॉर्म करेंगे अपने आगे और पीछे वाले से, ताकि जब भी कोई थ्योरी आंसर लिखना हो या आगे कुछ गड़बड़ हो तो वो थोड़ा आप पे क्या रहेगा बताइए? लीनियंट, कि ठीक है कोई बात नहीं, ये लड़का इतना किया ही है बहुत है, ये लड़की इतना लिखी है बहुत है। सर उसको क्या मालूम लड़का है लड़की है? एग्जैक्टली, उसको कुछ ही नहीं मालूम, उसको सिर्फ इतना मालूम है कौन क्या किया है। अच्छा इस आदमी का हैंडराइटिंग सुधर गया देखे नहीं? हाँ है, कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंटेबल नहीं बन रहा है ये ढांचा वांचा बना रहा है, 2 बाई लिख रहा है, पागल वागल हो गया क्या ये? एग्जैक्टली, मैथ्स में क्या था हमारा? टिक्की टिक्की, और वहाँ पे हम जैसे भी लिखे हमको मतलब नहीं था। बट अब हमें भी प्रेजेंटेबल बनना होगा, कारण हमारा आगे का एग्जाम कैसा है सर? प्रॉपर वे में लिखना, तो सुंदर लिखना होगा, नीट होना चाहिए। हैंडराइटिंग चाहे मेरी तरह खराब हो चलेगा, बट नीट होना चाहिए। क्या डन है सबको? इतना सा बात, नीटली लिखो चाहे हैंडराइटिंग जैसा भी हो, मतलब जगह छोड़ छोड़ के लिखो अगर लगता है मेरा हैंडराइटिंग खराब है। ऐसे नहीं कि बस डॉक्टर जैसे कुछ भी लिख दिया। क्या डन है? क्लियर? अब वो पैरासीटामॉल है कि P60 है हमको तो समझ में ही नहीं आता है, वो लोग ठीक समझ लेता है जो वहाँ कंपाउंडर बैठा हुआ होता है। बोलो एवरीबडी, क्या यहाँ तक के बातें क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट फुल फ्लेजेड सवाल जिसमें हमने सारे एडजस्टमेंट एक साथ देखे। इजी स्टफ था, आगे बढ़ सकते हैं बताइए? चलिए, तो ये सवाल के बाद अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे सब। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे सब। ये एग्जाम में आया था मई 18 में। अगेन क्या करोगे आप? पहला रीडिंग हमेशा आप दोगे, सेकंड रीडिंग मेरे साथ देंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका स्किल डेवलप होगा। यस, OMR के लिए मैं बात करूंगा ना, क्यों टेंशन लेते हो? OMR देते हैं ना एग्जाम में, OMR मिलता है आपको 30 नंबर के लिए, और वो आंसर स्क्रिप्ट के फर्स्ट पन्ने में रहता है जो अटैच्ड रहेगा। एक रीडिंग देंगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का। प्लीज बैठेंगे नहीं, पढ़ेंगे। एक रीडिंग हो गया, वेरी नाइस। अब एक दुविधा रीडिंग देते वक्त, ये सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल क्या करना है? अच्छा, कहाँ से लेस करना है? अब ये दुविधा है, सुनना। सिंस सेल ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लिखा, स्क्रैप लिख दिया, और वो भी मटेरियल लिखा है, रॉ मटेरियल नहीं लिखा है, तो सिंस ये सिर्फ एक जनरल बात है
तो इसको क्या मटेरियल से एडजस्ट करना चाहिए कि नीचे एडजस्ट करना चाहिए सर? नीचे। नीचे मतलब कहाँ से कहाँ जाते वक्त? ग्रॉस से नेट जाते वक्त। तो पहली बार सवाल में क्या आया? ग्रॉस एडजस्टमेंट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से कहाँ जाना है? नेट। तो बीच में क्या माइनस करते हैं? सेल ऑफ स्क्रैप। अगर सेल ऑफ रॉ मटेरियल लिखता तो इसको ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही एडजस्ट कर देते, पर ठीक है, सेल ऑफ क्या लिखा है? स्क्रैप ऑफ मटेरियल। तो खुदरा खुदरी चीज जो बचा, जैसे कटिंग वटिंग जो बच जाता है लास्ट में जब शर्ट बनाते हैं, तो वो शेप देते वक्त जो कूड़ा कचरा बढ़ता है वो किलो के भाव में बिक जाता है, तो वो पर्टिकुलर चीज हम नीचे से लेस करेंगे। और क्या बोल रहा है सर? एक कोई चीज बताएगा कि ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट्स है? ये कौन सा ओपनिंग स्टॉक है? फिनिश्ड गुड्स का। क्या प्रोड्यूस्ड यूनिट्स पता है कितना है? और क्या सोल्ड यूनिट्स पता है कितना? 14,153। तो क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक है? पहले क्वांटिटी में बताओ कितने का है। क्या ये निकालना आता है? याद है ये चीज़ अपने बेसिक्स में की है कि हम कैसे इसको निकालते हैं। बताइए कितना आया पहले यूनिट्स में क्लोजिंग स्टॉक? सर ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस सोल्ड, बताइए कितना स्टॉक में पड़ा है क्वांटिटी में? एवरीबडी 1217 प्लस 14,000 माइनस 14,153 कितना आया? 1064। ये क्या आया? यूनिट्स। इनका वैल्यूएशन टेक्निक क्या सम्स बताया किस में करना है? हाँ, ध्यान से देखो। हाँ, यही अपने मिस कर रहे हैं। दिया है, पढ़िए कहाँ? ये रहा, द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्या? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट सीओपी, यानी सीओपी रेट यूज करेंगे। कहाँ यूज करते हैं ये पता है? जनरली फीफो में। फीफो में अपने को ओपनिंग रेट से मतलब नहीं था, क्योंकि ओपनिंग वाला तो क्या मानते थे पता है? बिक गया है, तो जो भी पड़ा है वो कहाँ से पड़ा है? सीओपी से। तो एक तरीके से फीफो मेथड है, बट सर फर्क नहीं पड़ता। बोल दिया किस रेट पे निकालना है बताइए। तो बताइए जो हमारा सीओपी का टोटल आएगा, किसका टोटल आएगा? और वो कितने यूनिट्स के लिए होगा? 14,000। क्या वो 14,000 के लिए होगा? उसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा बताइए? सीओपी का रेट इनटू क्या कर देंगे? 1064 जो हमारा क्वांटिटी आया। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन डन है? तो इस सवाल में दो नए पॉइंट्स आए, पहला सेल ऑफ स्क्रैप, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। क्या डन? सवाल स्टार्ट कर सकते हैं अब आप लोग। चलो पहले के कुछ कुछ काम आप करो, मैं थोड़ी देर बाद आपको ज्वाइन करूंगा। चलिए बनाना है। इस सवाल में तो साफ साफ लिखा है प्रिपेयर व्हाट? कॉस्ट शीट ऑफ द फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 4, और कॉपी में भी आएगा, कॉपी नंबर 1, पेज नंबर ब्ला ब्ला ब्ला। कॉस्ट शीट। पहला, चारों आइटम क्या रॉ मटेरियल से रिलेटेड है? चलिए करिए सर, हम ट्राई करना चाहते हैं खुद से। वेरी गुड वेरी गुड सर, ऐसा हमने कुछ बोला नहीं। आप जो अपने अंदर से निकालते हो ना, ये सब बात मत निकाला कीजिए, चुपचाप बनाइए। हम पीछे चलेंगे, पीछे चलेंगे, आप आगे चलो। कई बार मजा आगे चलने में भी है। हट!
मैं सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखना चाहता हूं, क्या मदद करोगे? 4 लाख 4248,000। देखो एक बार, वो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल नहीं एडजस्ट करना है, और देखना ओपनिंग क्लोजिंग कैसे दिया हुआ है। 2,28,000 प्लस 42,25,000 प्लस 1 लाख माइनस 3,05,000। देखो गलती होता है क्या गुरु, क्या गलती हुआ? हाँ, ध्यान दिया कर पड़ते हो, ये लोग बहुत गंदा खेलता है। हम पहले भी दिखाया आपको, वो लोग पहले फिनिश गुड्स दे देता है फिर रॉ मटेरियल। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना होगा अपना। मतलब ये कॉस्टिंग का कंसेप्ट का प्रॉब्लम नहीं है सर, हम थोड़े हड़बड़ी में समझ करते हैं। देखो ये प्रॉब्लम है, इसलिए बोलते हैं आगे चलो। आज अगर हम कराता ना तो लगता रे ये तो क्या ही है, इसमें तो कहाँ से गलती हो सकता है, हमसे जानता नहीं है क्या ये हम लोग को? हम जानते हैं तभी तो ये करने दे रहे कि खुद से करो। मैं आरएमसी डायरेक्टली निकाल दिया, आप लोग मेहनत करके नोट बना के मतलब वो साइड में कर रहे होंगे, मैं ये मान रहा हूं। आगे लेबर लिख लिया क्या सबने? क्या वो भी पेड और आउटस्टैंडिंग टाइप्स है? तो चलिए लेबर दोनों ऐड करके बताइए कितना लिखा आपने, पेड और आउटस्टैंडिंग? 14,06,000। क्या इसका टोटल ही प्राइम कॉस्ट है? क्योंकि कोई डायरेक्ट एक्सपेंस सवाल में और नहीं दिख रहे। बताइए कितना? 56,54,000। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, क्या सब प्राइम कॉस्ट तक पहुँच गए? एक बार चेक करेंगे, क्योंकि इस फिगर पे कुछ आगे कॉस्ट डिपेंड कर रहा है। कुछ कॉस्ट है जो इस फिगर पे डिपेंड कर रहा है। क्या सब कोई यहाँ तक पहुँच गए? देखना एक बार। Everybody, have you reached till PC? PC means not Bhuwa here. PC means over here prime cost. PC तो तुम लोग भुआ को ही बुलाता है। वो तो सॉरी सीएम है, सीएम है, सीएम उल्टा बोल दिया, सीएम है। कट कर देना वाला कट, रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए। आइए पीसी लिख दिया क्या? बताइए टोटल। इसके बाद नेक्स्ट खर्चा कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बारे में कुछ चर्चा है? हाँ है। और वो बोला प्राइम कॉस्ट जितना आया ना उसका 20% ले लो। मैं बोला ठीक है, प्राइम कॉस्ट का 20%। ऊपरा ऊपरी खर्चे एक तरीके से परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट है, मोटा मोटी इतना लगता है। बताइए कितना आया फैक्ट्री ओवरहेड? 11,30,800 आया फैक्ट्री ओवरहेड सबका। क्या यहां तक का भी टोटल करते हैं हम? हाँ सर। और इस बार इसको नाम देंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। वाई ग्रॉस दिस टाइम? वाई ग्रॉस? क्योंकि इस बार सेल ऑफ स्क्रैप है। कितने लोग मिस किए? मिस किए, हम देख पा रहे हैं पहला ही कॉपी में मिस हुआ है। और कोई मिस किया है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। मिस कर दिए सर, हमको मालूम है ना, हम आगे चलने क्यों ही बोलते हैं। हम ठीक 3 मिनट पहले टोके थे कि इस बार ग्रॉस से नेट जाएंगे, 3 मिनट पहले। तो आप बोलते हो आपको 10 महीना बाद का बात याद रखना है। एग्जाम नवंबर में हमारा 3 मिनट हुआ है अभी ये सुनते हुए कि सेल ऑफ स्क्रैप एडजस्ट करना। वेलकम टू इंटर। इसीलिए पहले करने बोलते हैं ताकि आप ये सब जो मिस्टेक्स है वो एनकाउंटर कर लो अभी ही, कभी नहीं भूलोगे आगे। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बताइए। 67 lakhs 6784800। अब देख टोटलिंग एरर कर रहा है तो देख एक बार वापस ऐड कर,
मुन्ना ऐड कर, ऐड कर। अब बताओ इस मिस्टेक का क्या भरपाई, एक बार कर लेना। अरे ऐसे थोड़ी होता है। चलिए लेस क्या, सेल ऑफ स्क्रैप। ओह बताइए, सेल ऑफ स्क्रैप 8,000 रुपीज लेस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर? नेट फैक्ट्री कॉस्ट 67,760। ग्रेट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक ओके है सबका? ये सब पहुंच गया ना? आगे क्या करते हैं सर? अब तीन चीज, ओपनिंग, क्लोजिंग और एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इस बार तो अजम्पशन भी नहीं लेना, ब्रैकेट में लिखा है एडमिन के ब्रैकेट में क्या सर? रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा है ना, एडमिन के ब्रैकेट में रिलेटेड टू, तो इस बार तो अजम्पशन भी नहीं लेना। तो चलिए ऐड क्या, ओपनिंग WIP लेस क्या, क्लोजिंग WIP और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। 3 आइटम यहाँ तक। अब इसका ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिखो। बताइए ओपनिंग WIP है क्या सवाल में? हाँ सर 192,500। क्लोजिंग भी है क्या? 147। और एडमिन डायरेक्टली दिया है 173। जो लेस आइटम होता है उसको नेगेटिव दिखाने के लिए ब्रैकेट देते हैं। ये आएगा हमारा क्या, पहले बताइए? COP यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा अमाउंट रॉन्ग है? 1,40,000। तो ये बाबू गलत बोला हमको, बाबू। और बाबू देखो गलत देखा, जीरो की कमी है क्या? कितने जीरो है सोच रहे हो तुम लोग? बोलो एवरीबॉडी, क्लियर है? COP प्लीज बताइए। 7 लाख, 70 लाख, पगला 7 लाख, 70 लाख, 1,600। क्या ये आया सबका COP? एक मिनट, सेवा भाव ये कॉस्ट कितने यूनिट्स के लिए है? वेरी गुड। यहां तक का खर्चा किसके लिए याद है? कंप्लीटेड यूनिट्स। तो ब्रैकेट में लिखेंगे यहां 14,000 यूनिट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर एग्जामिनर, कि ये खर्चा जो आया ये कितने यूनिट्स का है? बताइए 14,000। अब बताइए इसमें क्या एडजस्ट करते हैं? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG। क्या उसका वैल्यू दे दिया सवाल? ऑफ कोर्स देगा। क्या ओपनिंग का वैल्यू दिया है सवाल? हाँ ऑफ कोर्स देगा, 6,08,500। हम यूनिट्स में भी पूछे तो वो भी बताया है क्या सवाल? 1217 यूनिट्स। सही लगा सबको ये बात? लेस क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। तो क्या आ जाता है बताइए? COGS। मेरा आपसे सवाल, ये COGS कितने यूनिट्स के लिए है? ये COGS कितने यूनिट्स के लिए है? क्या ये 14,153 के लिए है? क्योंकि ये यूनिट्स सोल्ड है। हेंस क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितना, वो अपने नीचे नोट में दिखा सकते हैं। आइए नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। नहीं दिखाना चाहिए, हमेशा यहां दिखाना चाहिए, थोड़ा सिंप्लीफाइड चलना चाहिए। बताइए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG के लिए पहले क्वांटिटी में भी बताना है। बताइए क्वांटिटी वाइज, ओपनिंग स्टॉक प्लस कंप्लीटेड यूनिट्स माइनस सोल्ड यूनिट्स। क्या यही हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स देगा? पहले तो कितने ओपनिंग में थे? 1217, बना 14,000, बिक गया 14,103, जो भी बोलते हैं इसको। कितना आया बताइए? 1064 यूनिट्स में आया अभी। अब बताइए इसका वैल्यूएशन का तरीका, सवाल क्या बोला था? COP रेट। तो नीचे देयरफॉर
क्लोजिंग स्टॉक इन रुपीज इज इक्वल्स टू, बताइए टोटल सीओपी बाई क्या, कंप्लीटेड यूनिट्स, ये रेट हो जाएगा, इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। बताइए सीओपी कितना आया था हमारा 70 लाख 1600, ये कितने यूनिट्स के लिए है बच्चा लोग 14,000, तो 1064 के लिए कितना, करेक्ट एवरीवन। कुछ अटपटा आएगा तो वो अटपटा को नियरेस्ट रूपी में राउंड ऑफ करना, पहले रेट को राउंड ऑफ मत कर रहा, रेट जितना हो सके एग्जैक्ट लेना, इनटू 1064 करते वक्त वो कर देना। बताइए रुपीज 5,32,122 राउंड ऑफ कर देना नियरेस्ट रूपी में, लाखों का बात है तो पैसों में नहीं लड़ेंगे अब। बट ये सब राउंडिंग ऑफ लास्ट में करते हैं, ये नहीं कि रेट को ही हम पहले राउंड ऑफ कर दे, नहीं, रेट हमेशा एग्जैक्ट लेते। क्या बोलो डन है सबको ये 532,122 का कैलकुलेशन? देखना ये था हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 जिस पे हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया। क्या अब ये ऊपर बैठा देंगे, क्वांटिटी था 1060 और रेट वैल्यू आया 532,122। COGS प्लीज 70 लाख 77,978। एवरीबडी COGS तक ओके है क्या? चलिए अब मैं मदद नहीं करता, मैं आगे देखता हूँ सब सही कर रहे हैं कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस खाली बचा है, मैंने तो सब ले लिया, बाकी सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बचा है, सबको करने दो फिर बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस यानी वही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वर्ड एक्सपेंस यूज नहीं करना चाहिए इनको, ठीक है, नादानी माफ, ICI की नादानी माफ नहीं करेंगे हम तो हमारा बाद में कौन करेगा। आइए फटाफट बताइए, सबने लिख लिया कितना रुपया करके है? ओ इस बार पर यूनिट दे दिया, शिट, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ब्रैकेट में दिखा देंगे, इनटू 14,000 पक्का। क्यों? इसके नीचे के सारे खर्चे तो सोल्ड यूनिट्स पे लगेंगे। कोई 14 किया है तो हाथ ऊपर, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं, माता रानी पाप देगी नहीं, सब 14,000 किए हैं। सर हम लोग किए ही नहीं, एक आया, यस आई डिड इट। हम बोला आना ही है, कैसे नहीं हो, बोल नहीं रहे हैं अब तो बस, क्योंकि ये सब ही तो बात आपको आगे बढ़ाएगा। सर पहले दिन सर ऐसे तो होगा ही ना, मैं तो चाहता हूँ हो जाए आज, ताकि उस दिन ना हो जिस दिन काम का हो आपके लिए, एग्जाम हॉल में ये मिस्टेक ना हो पाए, इसके लिए हम चाहते हैं आज जितना मिस्टेक करना है करो, तो इसके लिए आपको आगे चलना होगा मेरे से। एवरीबडी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सारे के सारे सोल्ड यूनिट्स पे लगेंगे? यस, प्रोड्यूस्ड पे थोड़ी लगेगा, ये तो किस पे लगना है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, सोल्ड यूनिट्स का, तो ये पूरा का पूरा 14,153 पे लगेगा। बताइए कितना आया इनटू करके, 226,448। क्या ये ऐड करते ही कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा? सर यहाँ डबल लाइन मत बनाइए इस बार, मतलब ओके, कितना आया बताइए, 73,04,426। सर 15,217 यूनिट्स में क्यों नहीं लगेगा? अरे कैसे लगेगा, जो स्टॉक में पड़ा है उसको डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी किया अभी तक। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको बेचने का खर्चा, चैनल में जब जाता है बेचने के लिए। अभी तो मेरे वेयर हाउस में पड़ा है ये वाला माल मेरे वेयर हाउस में पड़ा है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहाँ लगा? डिस्ट्रीब्यूट होने तो अभी तक निकला ही नहीं गोडाउन से या वेयर हाउस से। डिस्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ सोल्ड यूनिट्स का हो रहा है। बताइए COS के बाद क्या इस बार सेल्स भी पता है सवाल में? यस, इस बार सेल्स भी पता है। कितना सेल्स दिया है बताइए?
618 करके अगेन 14 153 पे कितना आया 87 लाख 46,000। वो आगे और है क्या 554 ऐसा कुछ आया क्या सेल्स। देयर फॉर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 14,42,128। ये एक 7 से 8 नंबर का सवाल हुआ जो कि आपको एग्जाम हॉल में 12 से 13 मिनट मिलेंगे बनाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन करने के जो काम आते हैं, जैसे कि मैं एक साधारण एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। आप जब सीए बनोगे तो आप जिस कंपनी में जाओगे, क्या आप फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, आप वो वर्कर होंगे कि आप ऑफिस में बैठे होंगे। अच्छा, जब आप ऑफिस में बैठोगे क्या आपके लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे, जैसे कि आपके ऊपर भी 2 आदमी दिए हुए रहेंगे, आपके लिए भी कोई क्लर्क घूम रहे होंगे, आपके लिए भी कोई पेपर पेंसिल प्रिंट हो रहा होगा। क्या प्रिंट हो रहा होगा, पेपर में काम चल रहा होगा, उस समय क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होगा। क्या एडमिनिस्ट्रेशन सर, काम चल रहा है, उस समय जो चल रहा है, उस समय जो खर्चा लगता है उसको क्या बुलाते हैं सर, एडमिनिस्ट्रेशन करने का खर्चा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर, अभी चीज़ों को मैनेज। जब हम कोई बनते हैं सीए और हम ऑफिस में बैठते हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब जो हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो किस चीज़ का कर सकते हैं, फैक्ट्री रिलेटेड काम का और सेल्स रिलेटेड काम का। क्या वो वाले लोग तो दोनों काम कर रहे होंगे, किनको हेल्प कर रहे होंगे, फैक्ट्री को भी और सेलिंग को भी। तो अगर फैक्ट्री को कर रहे हैं तो किस में चला जाएगा, सीओपी का पार्ट बन जाएगा, और अगर सेलिंग को कर रहे हैं तो सीओएस का पार्ट बन जाएगा। सम्स यहाँ बोल दिया किससे रिलेटेड था, प्रोडक्शन, तो ऊपर ले लिया, सिंपल। बोल सकते हैं कि ये किसके लिए लग रहा है एग्जैक्टली नहीं पता। अगर प्रोडक्शन इन नेचर का है तो मे भी दोनों के लिए लग रहा हो, बट जनरली हम अकाउंट फॉर किसको करते हैं, कंप्लीटेड को। इसलिए देखो उसका एक प्रॉपर वे नहीं है, तो इसको नेट के बाद सीओपी के बीच में ही यहाँ पे सब चीज की है। क्या बताओ तो, ओपनिंग का भी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग का भी एडजस्टमेंट और ऑफिस का भी एडजस्टमेंट। अब ये ऑफिस हो सकता है सिर्फ किस पे लग रहा है, कंप्लीटेड पे, या कुछ इस पे भी लग रहा है तो हो गया वो चीज काम। बट हम वो जो खर्चा लगाया उस पर, वो अल्टीमेटली इस क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन जब करते हैं ना, जो सीखेंगे हम बाद में, इस चैप्टर में नहीं, उससे क्या कर चुके हैं, हटा चुके हैं। क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली सिर्फ किसका खर्चा लेना है, कंप्लीटेड यूनिट्स का, तो वो एडजस्ट हो गया। अगर लगता भी है तो वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP से क्या हो गया बताइए, एडजस्ट हो गया। क्या डन है, आ जाइए एवरीबडी। क्या ये सवाल ओके है, क्या 2 सवाल करके कुछ समझ में आया, सवाल में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम हॉल में। और ये दिखा ये कौन सा सवाल था, ये एग्जाम क्वेश्चन है, जिसमें कब आया था बताइए, मई 18 में। सर कितने मार्क्स का आया था, 10 नंबर का आया था, उस समय 10 नंबर का आया था। बट अब आपके एग्जाम में 10 नंबर के सवाल आने के चांस थोड़े कम है, रादर 7 to 8 मार्क्स आने के चांस ज़्यादा है, मे बी बिकॉज ऑफ 30 मार्क्स ऑफ MCQ। तो उसमें आपको थोड़ा कम वेटेज कर देगा मार्क्स ऑफ सम्स में, ताकि ज़्यादा वैरायटी पूछ सके। क्या एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 5 ओके, आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चा लोग। अच्छा 3 होमवर्क था, क्या कर लोगे 3 वापस से, जिनका छूटा हुआ है। कितना देर हो गया आपको पढ़ते हुए, बहुत देर, एक और करे, नहीं 1 घंटा 40 मिनट हुआ है यार। ठीक है सर, बहुत है वो, अभी शुरू का टाइम, ऐसे मत जाती कीजिए हम लोग पे। ठीक है, आज छोड़ते हैं यहीं आप लोग को, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम। कौन सा होमवर्क है बताइए, 3 कंटिन्यूड है, 3 प्लीज ट्राई करके आएंगे, अगर नहीं किया है बहुत सिंपल है, मतलब वो तो 1 मिनट चलते चलते कुछ खाते खाते हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए टाटा बाय बाय एवरीबडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अच्छा नेक्स्ट क्लास कब है अपना, रूटीन में देखा था आपने, वेंसडे को है क्या मेरा, मतलब मेरा संडे, मंडे और वेंसडे है। ठीक है, तो बहुत क्विकली मिलेंगे, फिर वेडनेसडे के बाद सीधा संडे मिलेंगे। तो वेडनेसडे मेरा है, और आपके पास वो जो अभी 2 वीक का रूटीन है वो आया हुआ होगा। अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाया है, जल्द से जल्द नीचे जाके ज्वाइन हो जाइए। बुक्स नहीं लिया है, नीचे जाके बुक्स ले लीजिए। सीरियल की नहीं मिला है, नीचे जाके ले लीजिए। टाटा बाय बाय। मेरे को मालूम है आप 1 पैसे का इज्जत नहीं दे रहे हो मेरे बात को। टाटा।